हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों के अपने टॉपर गुरुजी चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन से 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, इस 50 क्वेश्चन को यदि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कर लेते हैं तो आपका प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन से दूसरा कहीं भी ऑब्जेक्टिव देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक ना। तो सबसे पहले हम 1 से लेकर 50 तक आपको ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। उसके बाद आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन टेस्ट के तौर पर लेकर आए हैं। ठीक ना, लास्ट में 10 क्वेश्चन टेस्ट भी लेंगे आपको इसी में से। तो चलिए शुरू करते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो, है ना। वीडियो को बहुत शॉर्ट टाइम में हम लोग निपटाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? आभासी एवं सीधा होता है। कैसा होता है? आभासी एवं सीधा होता है। तो चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, परिवर्तन के नियम के अनुसार कौन सा सही है? देखिए हमने आपको दोस्तों बताया था परिवर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है, कोण आई इज इक्वल टू कोण आर होता है। क्या होता है? कोण आई बराबर कोण आर। तो इससे क्या सही हो जाएगा? ये वाला सी नंबर क्वेश्चन, आई इज इक्वल टू आर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या होते हैं दोस्तों? एक ही समतल में होते हैं। याद रखिए, परावर्तित के जगह यदि अपवर्तित भी आ जाएगा तो वो अपवर्तन का क्वेश्चन हो जाएगा। आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा, सेम ही आंसर होगा, एक ही समतल में होते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों? वस्तु की दूरी की बराबर होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी कैसा होता है? तो वस्तु की दूरी के बराबर होता है। अब आइए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? ऑप्शन दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में है। देखिए क्या होता है दोस्तों, 5 नंबर का वस्तु के बराबर होगा, है ना। समतल दर्पण जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो वस्तु के बराबर होगा। क्या होगा? वस्तु के बराबर होगा। अब देखिए दोस्तों, समतल दर्पण में बायां दायां उल्टा दिखाई देना क्या कहलाता है? पार्श्व विस्थापन। देखिए इसका नाम ही है, क्या नाम है? पार्श्व विस्थापन। पार्श्व विस्थापन मतलब दायां बायां उल्टा सब दिखाएगा। पार्श्व मतलब उल्टा होता है ना, तो दायां बायां उल्टा दिखाई देगा, उसको क्या कहेंगे? पार्श्व विस्थापन कहते हैं। अब आपसे 2 नंबर में पूछेगा दोस्तों पार्श्व विस्थापन किसे कहते हैं, तो क्या आप नहीं बना सकते हैं कि समतल दर्पण में बायां दायां उल्टा प्रतिबिंब का दिखना क्या कहलाता है? पार्श्व विस्थापन कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर को, सेविंग दर्पण। ठीक है दोस्तों, सेविंग दर्पण के रूप में अवतल दर्पण उपयोगी है क्योंकि यह उपयुक्त स्थिति में, देखिए दोस्तों अवतल दर्पण जो है वो प्रतिबिंब को बड़ा बनाता है ना। तो सेविंग दर्पण में यदि बड़ा दर्पण रहेगा तब ना आपका जो है कि दाढ़ी जो बनाते समय आपका क्या हो, मुंह कटे फटे नहीं बड़ा दिखाई देगा, तो है ना। तो समतल दर्पण में क्या कैसा प्रतिबिंब बनता है? बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो क्या सही हो जाएगा? बड़ा, सीधा और आभासी। समतल दर्पण तो सीधा और आभासी बनता ही है, साथ में बड़ा भी बन जाएगा, है ना। साथ में क्या बन जाएगा? बड़ा भी बन जाएगा। वाहनों के पीछे देखने वाले दर्पण में उत्तल दर्पण इसलिए लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है। देखिए अवतल दर्पण में बड़ा, है ना दोस्तों। अवतल दर्पण में क्या बनेगा? बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल में क्या होगा दोस्तों? छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक ना, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह विस्तृत क्षेत्र दिखाता है, यह वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, यह प्रकाश अवशोषित करता है, यह विस्तृत क्षेत्र, यहाँ देखिए यह विस्तृत क्षेत्र दिखाता है। अगर यहाँ पे छोटा भी रहे तो कोई बात नहीं है, है ना। लेकिन ये जो विस्तृत क्षेत्र दिखाता है, छोटा दोस्तों दिखाता है ताकि ज़्यादा, मतलब विस्तृत मतलब ज़्यादा दोस्तों पीछे का जो, अगर आप मोटरसाइकिल चलाते होंगे तो देखते होंगे ऐनक में, तो पीछे बहुत सारा एरिया दिखाई देता है ना। छोटा ऐनक होता है बट बहुत दिखाई देता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है? विस्तृत क्षेत्र दिखाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सामान्यतः होता है। ठीक ना, कैसा होता है दोस्तों? मैंने पहले बताया था छोटा, इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? छोटा बनता है। तो आभासी, सीधा और छोटा। ठीक ना, छोटा। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस होता है।
ठीक है। तो अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है वो कैसा होता है? तो अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है दोस्तों वो होता है आपका वास्तविक। क्या होता है? वास्तविक। आप बताएं क्वेश्चन नंबर 11 पे ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? मुख्य अक्ष। याद कर लीजिए आप लोग, क्या कहलाती है दोस्तों? मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली वक्रता, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। गोलीय दर्पण में आर और एफ का संबंध क्या है? क्या है दोस्तों? R इज इक्वल टू 2F। याद रख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों डायरेक्ट आ सकते हैं, है ना। R इज इक्वल टू 2F। यदि दोस्तों अगर ऐसा आ जाए F इज इक्वल टू R/2, ये भी हो जाएगा, ठीक है। याद कर लीजिए, ये भी हो सकता है, F बराबर R/2 या R बराबर 2F, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर वस्तु रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ठीक है ना। प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र के समान आकार का बनेगा। दोस्तों कैसा बनेगा, है ना। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन कैसा बनेगा। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर वस्तु रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर समान आकार का बनेगा। अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? कैसा बनेगा दोस्तों? आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। मैंने पहले ही बताया अवतल दर्पण में क्या बनेगा? बड़ा बनेगा और आभासी और सीधा बनेगा फोकस और ध्रुव के बीच रखने पर। अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? दोस्तों फोकस पर बनेगा नहीं। अब आते हैं दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन। क्या हो गया? सॉरी दोस्त, थोड़ा सा स्लाइड पता नहीं क्या हो गया। 2 3 आ गया दोस्तों। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा टाइम आपका लगा। यहाँ पे 15 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका वो सी हो जाएगा, अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। अवतल दर्पण में अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए दोस्तों, इसको याद करना होगा आपको, या फिर इसको समझाने के लिए जब हम 2 मार्क्स थ्योरी का जो है सीरीज लाएंगे उसमें आपको डिटेल में इसको पूरा बताएंगे। अभी फिलहाल में दोस्तों इसको याद करते चलिए जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। तो अवतल दर्पण में अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? कैसा बनता है? फोकस पे बनता है, फोकस पे बनेगा। दर्पण सूत्र क्या है? देखिए दोस्तों, बहुत ही VVI क्वेश्चन है ना। दर्पण सूत्र 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, ठीक है। अब आइए 18 नंबर। दर्पण की शक्ति की इकाई होती है डायोप्टर, है ना। डायोप्टर, दर्पण की जो शक्ति होती है दोस्तों वो क्या होती है? डायोप्टर होता है ना। डायोप्टर इसका ऐसा ही मात्रक होती है। आपतन कोण किससे मापा जाता है? आपतन कोण किससे मापा जाता है? अभिलंब से। किससे दोस्तों? अभिलंब से। नियमित परावर्तन सामान्यतः होता है। नियमित परावर्तन कहाँ होता है? चिकनी सतह पे, है ना। नियमित परावर्तन मतलब जैसा प्रकाश आ रहा है वैसा ही दोस्तों क्या हो? परावर्तन भी हो चिकनी सतह पर। यदि खुरदरी सतह हो, ठीक ना, खुरदरी सतह पे जो है दोस्तों प्रकाश आकर टकराए तो इसके बाद खुरदरी ही परावर्तन इसका हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। देखिए दोस्तों, विसरित परावर्तन होता है। विसरित परावर्तन होता है। विसरित मतलब दोस्तों मैं अभी थोड़ा देर पहले बताया था, खुरदरी। क्या होता है? खुरदरी। यदि आपका जो प्रकाश, देखिए प्रकाश आया, ठीक ना, ऐसा जगह टकराया जो खुरदरा हो। क्या हो? खुरदरा। यहाँ टकराने के बाद प्रकाश खुरदरा ही निकलेगा, है ना। खुरदरी सतह से ही निकलेगा। विसरित परावर्तन कहाँ से होती है? खुरदरी सतह से, ठीक है। अब देखते हैं अवतल दर्पण समानांतर किरणों को, अवतल जो दर्पण होता है वो समानांतर किरणों के क्या कहता है? फोकस पर एकत्र करता है ना। फोकस पर एकत्र करता है। उत्तल दर्पण समानांतर किरणों को क्या करता है ना? उत्तल दर्पण फैला देता है। क्या करता है? समानांतर किरणों को फैला देता है। सौर भट्टी में सामान्यतः उपयोग
किया जाता है अवतल दर्पण का? इसको दोस्तों बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये है ना सौर भट्टी वाला, कि अवतल किस दर्पण का उपयोग होता है सौर भट्टी में? अवतल दर्पण। 2 मार्क्स का दोस्तों जब मैं क्वेश्चन लाऊंगा इसको पूरा डिटेल में बताऊंगा, पूरा डिटेल में, पूरा आपके दिमाग में फिट कर दूंगा दोस्तों। अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने लगेगा, है ना, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो 2 मार्क्स में मैं बिल्कुल इसको पूरा डिटेल में बताऊंगा। सौर भट्टी में सामान्यतः अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों होता है ना, उसमें बताऊंगा पूरा डिटेल में। बहुत जल्द ये भी सीरीज आने वाला है 2 मार्क्स का। देखिए दोस्तों, दर्पण से प्रकाश के लौटने की घटना क्या कहलाती है? ये तो सिंपल सी बात है दोस्त, इसको तो बताने का भी जरूरत नहीं है, ठीक ना। क्या होगा? परावर्तन। क्या होगा? परावर्तन, है ना। क्या दोस्तों? परावर्तन। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को, 26 नंबर क्वेश्चन को। प्रकाश का अपवर्तन का मुख्य कारण है, प्रकाश का अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश का जो अपवर्तन का जो मुख्य कारण है दोस्तों, वो प्रकाश की चाल में परिवर्तन, प्रकाश की चाल में परिवर्तन। इस जो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है ना, तो प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है, मतलब सघन माध्यम से विरल, ठीक ना, सघन से विरल, ओके, या विरल से सघन, मतलब चाल में इसको क्या होगा? परिवर्तन होगा। माध्यम में परिवर्तन दोस्तों इसको बोल सकते हैं। तो वायु से कांच में जाने पर किरण क्या होगा? देखिए दोस्तों, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उसे देखिएगा, तो थोड़ा सा मैंने उसको डिटेल में बताने का प्रयास किया है ना। वायु से जाने में कांच पर क्या होगा, कांच से वायु में जाने पर क्या होता है, डिटेल में हमने बताया है उसमें। तो यदि आप लोग पूरा डिटेल देखना चाहते हैं तो जाकर उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं। हालांकि यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को कराऊंगा, है ना। देखिए, वायु से कांच यानी कि विरल से सघन में बोल रहा है जाने के लिए। तो विरल से जब आप सघन में जाते हैं तो क्या होता है दोस्त क्या होता है? थोड़ा सा आप अपने दिमाग पर जोर डालिए। क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर, विरल से सघन में जाने पर, है ना। अब आते हैं दोस्तों, देखिए कांच से वायु में, अब आ गया सघन से विरल में जा रहा है, मतलब कांच से वायु में जाने पर किरण क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? तो अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी, अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। अपवर्तन के नियम को किस वैज्ञानिक ने जोड़ा था? किस वैज्ञानिक ने दोस्तों? स्नेल, ठीक ना, स्नेल के नियम का सही रूप क्या है? स्नेल के नियम का जो सही रूप है दोस्तों वो क्या है? यही है, साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। अपवर्तनांक n का सही सूत्र क्या होगा? देखिए दोस्तों, अपवर्तनांक n का जो सही सूत्र है वो क्या होगा? n बराबर दोस्तों, कल का जो स्लाइड था उसमें हमने इस फार्मूला का एक शीट नीचे दिया था, उसमें इस फार्मूला को हमने दोस्तों आपको बताया था। n बराबर क्या होगा? c बाई भी। अब ये देखते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, है ना, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। माध्यम बदलने पर प्रकाश की आवृत्ति, दोस्तों आवृत्ति याद रखिएगा इसको, आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, मतलब अ से दोस्तों आवृत्ति, अ से अपरिवर्तित, बाकी सब परिवर्तित होगा, सब दोस्तों घटेगा बढ़ेगा शून्य होगा सब कुछ, लेकिन आवृत्ति क्या होगा? आवृत्ति अ से आवृत्ति, अ से अपरिवर्तित, अ से अपरिवर्तित। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34, माध्यम बदलने पर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होगी? दोस्तों हमने बताया था आपको, आवृत्ति को छोड़कर बाकी सारी चीजें क्या होती है? बदलती है, मतलब प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होगी? बदल सकती है ना। प्रकाशीय सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? देखिए सघन माध्यम में कम होगी। कल एक वीडियो में मैंने पूरा डिटेल बताया है दोस्तों, पूरा डिटेल। आप लोग जब उस वीडियो को देखिएगा तो पता चलेगा सघन में क्यों दोस्तों कम होता है, ठीक है ना, क्यों कम होता है। 36 नंबर है क्वेश्चन दोस्तों। ये दोस्तों क्या है? आपका न्यूमेरिकल है। क्या है दोस्तों? न्यूमेरिकल है ना, ये न्यूमेरिकल है, कल ही हमने बताया था पूरे डिटेल में, हालांकि अभी भी बताता हूँ। अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? अपवर्तनांक को मैं n से सूचित कर, मैं नहीं दोस्तों, किताब में सूचित किया जाता है, और ये बताया गया है कि अपवर्तनांक किससे सूचित करते हैं? n से। तो n बराबर, थोड़ा सा स्लाइड जो है कि पीछे चला गया था। देखिए n बराबर क्या होगा दोस्तों?
एन बराबर होता है C/V, फार्मूला आपने पढ़ा था। क्या होगा C/V, तो माध्यम मतलब ये माध्यम में प्रकाश की चाल है। तो V को दोस्तों इधर ले जाएंगे और N को इस पर ले आते हैं, C/N, यानी कि 3 गुने 10 के पावर 8 है, बट्टे में क्या यार, बट्टे में वो एक 1.52 से कट जाएगा। ऑप्शन नंबर एक ही सही है, 2 गुने 10 के पावर 8, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर एक ही सही है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 41 आ गया, क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेते हैं पहले। हाँ, क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। प्रकाश अभिलंब के साथ आपतित हो तो क्या, प्रकाश का जो अभिलंब हो, अब प्रकाश अभिलंब के साथ आपतित हो तो क्या होगा, बिना विचलन के सीधे निकल जाएगा। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, मैंने दोस्तों शुरू में ही आपको बताया था, अपवर्तित हो या परावर्तित क्या होगा, एक ही समतल में होगा। आयताकार कांच की स्लैब से निर्गत किरण आपतित किरण के क्या होता है, क्या होता है दोस्त, समानांतर होती हैं। पार्श्व विस्थापन का अर्थ क्या है, पार्श्व विस्थापन का अर्थ है आपतित और निर्गत किरणों के बीच की पार्श्व दूरी। देखिए दोस्तों, पार्श्व विस्थापन बोल रहा है ना, क्या हो जाएगा, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की पार्श्व दूरी को बोलते हैं। जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष लगभग कितना होता है, 1.33 होता है। क्या होता है, 1.33। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को, है ना। क्वेश्चन नंबर 42 से आते हैं। यदि माध्यम में प्रकाश की चाल इतना हो तो N बराबर, इस क्वेश्चन का दोस्तों जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए बनाकर। मैंने पीछे दोस्तों फार्मूला पे अभी बनाया था, है ना, तो आप लोग उस फार्मूला को देख करके अभी बनाकर और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो को पॉज करके बनाकर दोस्तों कमेंट करिएगा आप लोग, ठीक ना। अब देखिए 43 नंबर, अपवर्तनांक का एसआई मात्रक क्या होता है, अपवर्तनांक का एसआई मात्रक क्या होता है। तो अपवर्तनांक का जो एसआई मात्रक होता है, इसका कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों मैंने पहले आपको बताया था कि अपवर्तनांक इक्वल टू होता है निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन में उस माध्यम की प्रकाश की चाल, मतलब दोनों दोस्तों जो इसके बट्टे में होता है C/V, इसका जो लास्ट का जो इकाई है दोस्तों सेम है, तो सेम है तो कट जाता है, तो क्या होगा, इसका कोई ऐसा इकाई नहीं होगी, ठीक है। 44, प्रकाश की चाल भी आवृत्ति F और तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा का संबंध क्या है, क्या है दोस्तों, V बराबर F लैम्ब्डा, V बराबर F लैम्ब्डा, है ना। वायु से जल में जाने पर तरंगदैर्घ्य क्या होती है, तो वायु से जब आप जल में जाइएगा, यानी कि दोस्तों विरल से जब आप सघन माध्यम में जाइएगा तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा, घटेगा। अपवर्तनांक 1 से अधिक होने का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है दोस्तों, चाल निर्वात से कम है, चाल क्या है, निर्वात से कम है। सॉरी दोस्तों, 50 क्वेश्चन तो भी हुआ नहीं। यहाँ देखिए दोस्तों, आपतन कोण 0 हो तो अपवर्तन कोण क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, 0 ही होगा। आपतन कोण यदि 0 हो तो अपवर्तन कोण भी 0 होगा। अपवर्तन में कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, अ से आवृत्ति, अ से अपरिवर्तित। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट इसका आंसर को क्या करना है। अब आते हैं 50 में, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। अब आते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे आंसर दिया है, अब आपका होगा टेस्ट, ठीक ना। अभी मैं आपको 10 क्वेश्चन का टेस्ट लूँगा, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर क्वेश्चन के हिसाब से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ना। तो ये आंसर की हमने PDF जब दूंगा तो आपको इधर उधर दोस्तों नहीं खोजना होगा, इसी आंसर की से काम चल जाएगा। तो हमने आंसर की जस्ट नीचे लगाया है ना। अब ये दोस्तों आपका क्वेश्चन जो टेस्ट का है वो टेस्ट लेता हूँ, अंतिम 10 प्रश्न का टेस्ट लेता हूँ। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, ठीक है। अब भैया दूसरा देखते हैं, गोलीय दर्पण में R और F का संबंध क्या है, ठीक ना। आप लोग पॉज करके वीडियो को रोक करके और इसका आंसर निकाल करके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और वस्तु रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक ना। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब
कैसा बनेगा? अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? समाप्त हो गया क्या दोस्त? ये भी क्वेश्चन दोस्तों आप लोग बना लीजिएगा, है ना। जैसा मैंने पहले बताया था वैसा ही है, बना के कमेंट करिए। प्रकाश अभिलंब के साथ आपतित हो तो क्या होगा, इसको भी बनाकर आप लोग कमेंट कीजिए। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, दोस्तों इसका भी आंसर आप लोगों को पता है। आयताकार कांच स्लैब से निर्गत किरण आपतित किरण की कैसी होती है, ये भी पता है। पार्श्व विस्थापन का क्या अर्थ है, ये भी आपको दोस्तों पता है। तो ये 10 क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का जो सीरीज लाएंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे जा सके। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।